और किसानों को मैं धन्यवाद करता हूं कि कोरोना काल में जो उन्होंने उत्पादन बढ़ाया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उनको नमन करता हूं और उनका देश सारा ऋणी है। बीजेपी बात करती है, कांग्रेस के अंदर दरार आ जाती है। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस एक बार संगठन डिक्लेयर करे, कांग्रेस के 50 टुकड़े हरियाणा में हो जाएंगे। चौटाला साहब वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं और वो देखते हैं उनके आने से क्या प्रभाव पड़ता है। आम किसान अपने खेत में काम कर रहा है, उसको पता है कि कानून उसके हित में है, लेकिन किसान के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ लाल झंडे वाले, कुछ पिटे हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं किसान के कंधे पे बंदूक रखकर सत्ता हथियाने का षड्यंत्र रच रहे थे। ये उनकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं होगी। किसान का हित के लिए मोदी जी कदम उठा रहे हैं और किसान का जो शोषण हुआ है 70 साल 60 साल में, किसान आगे नहीं बढ़ पाया, इसीलिए ये कानून लेके आए कि किसान का हित हो, किसान की आमदनी बढ़े और उस लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जो ये किसान के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इनकी किसान अब नहीं सुन रहे हैं, बहुत गिने चुने लोग रह गए। तो 100% वो समर्थक तो कभी किसी पार्टी के नहीं होते, कुछ परसेंटेज तो लोग विरोध की होती है, लेकिन हिंसा के माध्यम से जो विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि सड़क पे बैठ के हम कानून ख़त्म कर देंगे, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसी पहली बार हम देख रहे हैं कि ये कहा जाए चुने हुए प्रतिनिधि जो 544 लोकसभा के सांसद हैं कि उनके द्वारा चुने हुए बनाए गए कानून को सड़क पर बैठ के हम वापस करवा देंगे। ऐसी सोच रखना लोकतंत्र के हित में नहीं है। जिसका सबसे ज़्यादा कोई सत्ता में रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, उसकी वजह से किसान के हालात खराब है। अगर किसान के हालात अच्छी होती और हम उसको खराब करते तो आंदोलन का औचित्य बढ़ता था। जब किसान कमजोर है और किसान के हालात ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमारे आंदोलन को रोकने हमारे काम को रोकने की आपको कोई दायित्व नहीं बनता। कपास की खरीद की बात देख लीजिए, जब ये 3 लाख की मैं आपको बता चुका हूँ, 2014 के 1 साल में 65 लाख की खरीद हुई, 85 लाख मीट्रिक टन की, 15,500 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में गेहूं की खरीद कर दिया है। सरसों हम खरीदना चाहते थे, 44-46 कुछ रुपये का भाव था, लेकिन हमारे कहीं हमारे अंदर में, हमारे कार्यकर्ता से अंदर, हमारे नेताओं के द्वारा या कहीं न कहीं कोई कमी रही है। हम शुरू के अंदर समझ ही नहीं पाए, इतनी तेज आवाज आई, इतना हल्ला गुल्ला आया कि हमें भी कहीं न कहीं भ्रम हो गया कि शायद कुछ न कुछ गलत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कानून आए हैं शुद्ध रूप से किसान के हित में है, कृषि के हित में है, हरियाणा के हित में है। और मैं तो एक चीज़, जैसे हमारे अध्यक्ष जी धनखड़ साहब कहते हैं कि भाई अगर किसी किसान का कोई भला करना चाहते हो, कोई आंदोलन करना चाहते हो तो राजस्थान में करो ना। राजस्थान में 1100-1200 रुपये में बाजरा बिकता रहा, हजारों करोड़ रुपए का किसान का लूट लिया आपने बाजरा। हरियाणा में तो 2250 करोड़, 2250 रुपये में बाजरा बिका। आपको यहाँ आंदोलन करने के बजाय राजस्थान में करना चाहिए था। आपको आंदोलन करना है तो पंजाब में करो। हमारे यहाँ 350 रुपये में गन्ना बिकता है, पंजाब में 310-320 रुपये में बिकता है। हरियाणा का किसान को ज़्यादा फायदा है। पंजाब से चलते आप हमारे कुरुक्षेत्र की भूमि को पार करके हरियाणा के बॉर्डर में आपके बैठे हैं। आपको आंदोलन करना है तो कांग्रेस की सरकारों में जाके करें। किसान की मांग को लेकर आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस की सरकारों में आगे बढ़ाएं। इसी तरह से कुछ आंकड़े में आपके सामने बात करती है, कांग्रेस के अंदर दरार आ जाती है। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस एक बार संगठन डिक्लेयर करे, कांग्रेस के 50 टुकड़े हरियाणा में हो जाएंगे। कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की इसमें आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और कार्यकर्ता बड़े जोश खरोश से भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां थी, आगे की जो हमारी कार्यक्रम थे उसके बारे में चर्चा हुई। और हमारी एक परंपरा है, पहले राष्ट्रीय स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और आखिर में मंडल स्तर तक जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का संदेश है वो हम कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। ये विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसका छोटे से छोटा कार्यकर्ता कहीं तक भी पहुंच सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंच सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये कार्यकर्ताओं को हमने समझाया है। कृषि कानून को लेकर, आंदोलन को लेकर आपने तमाम बातें कही, क्या मानते हैं, क्या लोगों तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पा रही? पहले ही बोला है, किसान की अगर कोई बात आती है
सबसे ज़्यादा ज़रूरी हरियाणा के किसान को है, वो है जल की, सिंचाई के लिए पानी की। आपको पता है कि हरियाणा के अंदर अपना कोई स्रोत नहीं है पानी का, या तो जमुना का पानी आता है या वागड़ा नदी का पानी आता है। और धीरे धीरे करके हालात ये हो गई है कि खासकर हमारे जो दक्षिण हरियाणा के ज़िले, जिसमें झज्जर भी एक तरह से आता है, सारा भूजल नीचे चला गया अत्यधिक दोहन से, और नहरी पानी की कमी होगी। और अब जो आंदोलन जब चला, जब हमने मांग की भाई ठीक है आंदोलन, आपकी बात जो है, आपको मांगे रखने का हक है, न्यायोचित है या नहीं है, लेकिन आप अपनी मांगों में एक लाइन और लिख लीजिए कि एसवाई का पानी जो है हरियाणा को मिलना चाहिए। लेकिन जितने आंदोलनकारी नेता थे एकदम से विरोध करने लगे कि ये लाइन हमारा भाईचारा खराब कर देगी। अरे हमारा भाईचारा है कहाँ? जिसने हमारा हक छीन रखा है पंजाब ने, जिसने हमारा पानी छीन रखा है, जिसने हमारी धरती को बंजर बनाने का कोशिश की है, उनके साथ आप भाईचारा निभाते हो, और हरियाणा के हक की लाइन जो लिखनी है वो मांगने के लिए आप तैयार नहीं होते। तो इस तरह की जो ये आंदोलन है, ये आप समझ सकते हो कि किस तरह के लोग हैं। आज से कितने समय पहले, लगभग 1.25 साल हो गया, कृषि का मुद्दा बनाकर, कृषि के कानून को मुद्दा बनाकर ये आंदोलन की शुरुआत हुई। पहले पंजाब में थी, 3-4 महीने वहाँ पर रेल कर के बैठे रहे। पंजाब में 3-4 महीने के बाद बड़ी समझदारी से पंजाब सरकार ने उसका मुंह जो धीरे धीरे हरियाणा से होते हुए अपने दिल्ली के बॉर्डर में कर दिया, और एक भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। एक भ्रम ये फैलाया कि इस कानून की वजह से किसान को नुकसान हो जाएगा, इस कानून की वजह से एमएसपी समाप्त हो जाएगी, इस कानून की वजह से मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी, इस कानून की वजह से किसान की ज़मीन चली जाएगी। 1.25 साल में आप किसी गांव में चर्चा कर सकते हो, क्या कोई एमएसपी खत्म हुई? हर साल हर फसल दर फसल एमएसपी के भाव बढ़ते हैं। क्या कोई हरियाणा की मंडी खत्म हुई? आपको अच्छी तरह पता है कि हरियाणा की सारी मंडियां चलती रही, बल्कि इस कानून का विरोध सबसे पहले हमारे जो व्यापारी भाई हैं, आढ़ती भाइयों को उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि इससे जो मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी। मंडियों में हड़ताल भी की, शुरू की जो परचेज थी बाजरा की, हमने 1800 मंडियाँ चलाई। आढ़तियों ने हड़ताल की, उन्होंने कहा कि ये किसान की मंडियाँ जो है 1 साल 1.25 साल जब तक कोरोना है बंद कर दीजिए। हमने कहा कि किसान कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा कि जब आपका कोरोना चला जाए तब मंडियाँ चलाना। हमने वही बात उनकी नहीं मानी, गांव-गांव के अंदर मंडियाँ चलाई। 1800 मंडियाँ चला करके बाजरा की खरीद की, सरसों की खरीद की, उसके बाद दोबारा धान की खरीद की, अब जो हमारी गेहूँ की खरीद की। तो ये मंडियाँ चलते अब इन किसान नेताओं को ये पता लग गया कि सच्चाई तो सामने आएगी, सच्चाई को अल्टीमेटली सच्चाई लोगों तक पहुंच रही है। तो एक तरीका निकाला कि भाई जो हम बोले, हम बहस नहीं करेंगे, हम चर्चा भी नहीं करेंगे, हम किसी भाजपा कार्यकर्ता से बात नहीं करेंगे, टीवी पे बात नहीं करेंगे, और भाजपा या जसपा का कोई कार्यकर्ता गांव में जाए, वो अपनी बात कहना चाहे तो उसको बोलने ना दिया जाए। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहाँ का वो है? वो कहते हैं कि आपकी आवाज़ को नहीं सुनने देंगे, वो कहते हैं कि हमारी झूठ को चलने दें। जब उनको पता है, जब आप गांव में जाके कहेंगे, इस पर मुद्दों में बहस करेंगे कि कोई मंडी खत्म नहीं हुई, एमएसपी बढ़ती जा रही है, भाव बढ़ते जा रहे हैं, किसान को सीधा पैसा दे रहे हैं, तो उनकी बात जो है तो लोग समझ जाएंगे और धीरे धीरे समझ भी गए। लेकिन ये जो आंदोलन कोई कृषि किसानों का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। राजनीतिक आंदोलन कांग्रेस के द्वारा, लोगों के द्वारा जो तिरस्कृत लोग हैं, लोगों के द्वारा रिजेक्टेड लोग हैं, और एक लाल झंडे वाले जिनका उत्तर भारत के अंदर कोई ठिकाना नहीं था। मुझे कई बार सरप्राइज होता है कि किसान, बावले किसान के हाथ में लाल झंडा थमा रखा
रखा है, उसको ये नहीं पता कि लाल झंडे का मतलब क्या है, उसको यही नहीं पता कि लाल झंडे वाले की मांग क्या है। इन लाल झंडे वालों ने इस बंगाल को बर्बाद कर दिया। ये लाल झंडा जिस फैक्ट्री के सामने लग जाता है, उस फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, और ये लाल झंडा किसान के हाथ में लेकर किसानी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग जो है, इनका किसान को समझाने की जरूरत है। मैं इन कांग्रेस के भाइयों के सामने कुछ आंकड़े आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। आपको एक चीज तो मैं पहले ही बोला है, किसान की अगर कोई बात आती है, सबसे ज़्यादा जरूरी हरियाणा के किसान को है, वो है जल की, सिंचाई के लिए पानी की। आपको पता है कि हरियाणा के अंदर अपना कोई स्रोत नहीं है पानी का, या तो जमुना का पानी आता है या भाखड़ा नदी का पानी आता है। और धीरे धीरे करके हालात ये हो गई है कि खासकर हमारे जो दक्षिण हरियाणा के जिले, जिसमें झज्जर भी एक तरह से आता है, सारा भूजल नीचे चला गया अत्यधिक दोहन से, और नहरी पानी की कमी होगी। और अब जो आंदोलन जब चला, जब हमने मांग की भाई ठीक है, आंदोलन आपकी बात जो है, आपको मांगे रखने का हक है, न्यायोचित है या नहीं है, लेकिन आप अपनी मांगों में एक लाइन और लिख लीजिए कि एसवाई का पानी जो है हरियाणा को मिलना चाहिए। लेकिन जितने आंदोलनकारी नेता थे एकदम से विरोध करने लगे कि ये लाइन हमारा भाईचारा खराब कर देगी। अरे हमारा भाईचारा है कहाँ? जिसने हमारा हक छीन रखा है पंजाब ने, जिसने हमारा पानी छीन रखा है, जिसने हमारी धरती को बंजर बनाने का कोशिश की है, उनके साथ आप भाईचारा निभाते हो, और हरियाणा के हक की लाइन जो लिखनी है वो मांगने के लिए आप तैयार नहीं होते। तो इस तरह की जो ये आंदोलन है, ये आप समझ सकते हो कि किस तरह के लोग हैं। आज से कितने समय पहले, लगभग 1.25 साल हो गया, कृषि का मुद्दा बनाकर, कृषि के कानून को मुद्दा बनाकर ये आंदोलन की शुरुआत हुई। पहले पंजाब में थी, 3-4 महीने वहाँ पर रेल का रोक के बैठे रहे। पंजाब में 3-4 महीने के बाद बड़ी समझदारी से पंजाब सरकार ने उसका मुंह जो धीरे धीरे हरियाणा से होते हुए अपना दिल्ली के बॉर्डर में कर दिया, और एक भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। एक भ्रम ये फैलाया कि इस कानून की वजह से किसान को नुकसान हो जाएगा, इस कानून की वजह से एमएसपी समाप्त हो जाएगी, इस कानून की वजह से मंडियां समाप्त हो जाएगी, इस कानून की वजह से किसान की जमीन चली जाएगी। 1.25 साल में आप किसी गांव में चर्चा कर सकते हो, क्या कोई एमएसपी खत्म हुई? हर साल हर फसल दर फसल एमएसपी के भाव बढ़ते हैं। क्या कोई हरियाणा की मंडी खत्म हुई? आपको अच्छी तरह पता है कि हरियाणा की सारी मंडियां चलती रही, बल्कि इस कानून का विरोध सबसे पहले हमारे जो व्यापारी भाई हैं, आढ़ती भाइयों को उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि इससे जो मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी। मंडियों में हड़ताल भी की, शुरू की जो परचेज थी बाजरा की, हमने 1800 मंडियाँ चलाई। आढ़तियों ने हड़ताल की, उन्होंने कहा कि ये किसान की मंडियाँ जो है 1 साल 1.25 साल जब तक कोरोना है बंद कर दीजिए। हमने कहा कि किसान कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा कि जब आपका कोरोना चला जाए तब मंडियाँ चला जाए, मंडियाँ चलाना। हमने वही बात उनकी नहीं मानी, गांव-गांव के अंदर मंडियाँ चलाई। 1800 मंडियाँ चला करके बाजरा की खरीद की, सरसों की खरीद की, उसके बाद दोबारा धान की खरीद की, अब जो हमारी गेहूँ की खरीद की। तो ये मंडियाँ चलते 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 अब इन किसान नेताओं को ये पता लग गया कि सच्चाई तो सामने आएगी, सच्चाई को अल्टीमेटली सच्चाई लोगों तक पहुँच रही है। तो एक तरीका निकाला कि भाई जो हम बोले, हम बहस नहीं करेंगे, हम चर्चा भी नहीं करेंगे, हम किसी भाजपा कार्यकर्ता से बात नहीं करेंगे, टीवी पे बात नहीं करेंगे, और भाजपा या जसपा का कोई कार्यकर्ता गांव में चाहे, वो अपनी बात कहना चाहे तो उसको बोलने ना दिया जाए। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहाँ का वो है? वो कहते हैं कि आपकी आवाज़ को नहीं सुनने देंगे, वो कहते हैं कि हमारी झूठ को चलने दें। जब उनको पता है, जब आप गांव में जाके कहेंगे, इस पर मुद्दों में बहस करेंगे कि कोई मंडी खत्म नहीं हुई, एमएसपी बढ़ती जा रही है, भाव बढ़ते जा रहे हैं, किसान को सीधा पैसा दे रहे हैं, तो उनकी
की बात जो है वो लोग समझ जाएंगे और धीरे धीरे समझ भी गए। लेकिन ये जो आंदोलन कोई कृषि किसानों का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। राजनीतिक आंदोलन कांग्रेस के द्वारा, लोगों के द्वारा जो तिरस्कृत लोग हैं, लोगों के द्वारा रिजेक्टेड लोग हैं, और एक लाल झंडे वाले जिनका उत्तर भारत के अंदर कोई ठिकाना नहीं था। मुझे कई बार सरप्राइज होता है कि किसान, बावले किसान के हाथ में लाल झंडा थमा रखा है, उसको ये नहीं पता कि लाल झंडे का मतलब क्या है, उसको ये नहीं पता कि लाल झंडे वाले की मांग क्या है। इन लाल झंडे वालों ने इस बंगाल को बर्बाद कर दिया। ये लाल झंडा जिस फैक्ट्री के सामने लग जाता है, उस फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, और यह लाल झंडा किसान के हाथ में लेकर किसानी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग जो है, इनका किसान को समझाने की जरूरत है। मैं इन कांग्रेस के भाइयों के सामने कुछ आंकड़े आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। आपको एक चीज तो मैं बता, भी चुनाव की इच्छा रखते हैं, चौड़ौनी जी भी चुनाव की इच्छा रखते हैं, और कुछ लोकल लेवल के लोग भी चाहते हैं, कोई जिला परिषद, कोई ब्लॉक समिति। मतलब ये है कि वो अपना हित साधना चाहते हैं किसान का नाम लेकर, लेकिन किसान इतने भोले नहीं है। किसान समझता है, किसान को मोदी जी पे भरोसा है, और किसान जो है मोदी जी के विचारों से पूरा प्रभावित होकर के देश राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। और किसानों को मैं धन्यवाद करता हूं कि कोरोना काल में जो उन्होंने उत्पादन बढ़ाया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उनको नमन करता हूं, और उनका देश सारा ऋणी है। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं, लेकिन इसी के चलते बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन अब तक कृषि कानूनों का कोई भी हल नहीं निकला। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।